नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ग्राम पूछड़ी में बसे लोगों को उजाड़ने के खिलाफ हुआ महापंचायत का आयोजन। 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाने को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन। हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को एक साथ दी जमानत। बच्चे को उपचार न मिलने पर अस्पताल गेट पर बच्चे सहित धरने पर बैठा युवक। दुगाल खोला में मनाया गया गौरव महेश्वर महोत्सव। यूथ कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के विरुद्ध किया प्रदर्शन। में कांग्रेसियों और किसानों ने प्रदर्शन कर किया कंगना रनौत का पुतला दहन। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आईसीयू खोलने समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। खबरें विस्तार से। रामनगर के ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से ग्रामीण वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं तथा इन लोगों को वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है तथा इस मामले में पूर्व में भी प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जा चुका है। सरकार के आदेश के बाद पिछले कई दिनों से तराई पश्चिम वन प्रभाग इस क्षेत्र में वन भूमि पर बसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानकर उन्हें हटाने की कार्रवाई में लगा हुआ है। वहीं इस मामले में अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रह रहे लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। की कार्रवाई का लगातार विरोध हो रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आमंत्रित करते हैं कि आइए। जो सरकारें चुनाव में काला धन खर्च करके इलेक्शन बॉन्ड लेकर ये जब आती हैं, जो ये खुद ही इलीगल सरकारें हैं, इन सरकारों को कोई हक नहीं है क्योंकि ये जनता का मैंडेट नहीं है। ये एक भ्रष्ट चुनाव प्रणाली के कारण मैदान में आए हैं और आज जिन लोगों से पैसा लेकर, जिन लोगों से लेकर ये चुनाव में आए हैं और जीते हैं, आज उनकी सेवा के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये जंगल, ये नदी, ये सारी जमीनें इन्होंने नहीं बनाई हैं। ये कहते हैं कि हम सबको छत देंगे, ये सारे गरीबों की छत उजाड़ रहे हैं। लेकिन इनका बुलडोजर, इनकी जो कभी भी बड़े आदमियों के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं गया है। अंबानी के खिलाफ नहीं चलेगा, अंडानी के खिलाफ नहीं चलेगा। तो हमारा ये कहना है कि जनता इस तथ्य को समझ गई है। जहां पर जनता एकजुट होगी, महापंचायत में जनता एकजुट है। अगर उन्होंने पुछड़ी को हटाया, मनमानी की, तो ये उत्तराखंड में इनकी सत्ता नहीं रहेगी और ये सत्ताओं को लोग बेदखल कर देंगे। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, गरीब लोग बेदखल कर देंगे। वो कहा है कि मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए, वही काम होगा। इसलिए मेरा कहना है उत्तराखंड की सरकार से इस गलत निर्णय को वापस लें और जो जहां पर है उसको वहां पर बसाएं। और जिन लोगों ने पूरी जनता के संसाधनों पर हमला किया है, एकजुट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें तो करें, वरना इस तरह की गड़बड़ियां ना करें। इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। इस महापंचायत का ये सीधा संदेश। देखिए, लोग गाजा पट्टी ना जाएं, यूक्रेन ना जाएं, उत्तराखंड को देख लें। यहाँ पर जगह जगह लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर बम मार के लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर बुलडोजर लगा करके धामी सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को जो है बिजली, पानी, सड़क, ग्राम प्रधान का अधिकार दिया जाएगा, वनग्राम को जो है राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। वो बातें आज धामी सरकार भूल चुकी है और पूछड़ी गांव में कल बड़ी संख्या में पुलिस और बुलडोजर भेज दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया और उसी के विरोध में यहाँ पर महापंचायत है। और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ बैठा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दो और यदि किसी को हटाना भी आप चाहते हैं तो पहले उसका पुनर्वास करो, उसको विस्थापित करो, उसके बाद उसको हटाया जाए। इसको लेकर के उत्तराखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बुलडोजर राज के खिलाफ यहाँ पर महापंचायत को सफल बनाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। 1 सितंबर को खटीमा में शहीद दिवस मनाने के उपलक्ष्य में खटीमा तहसील सभागार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के अलावा अन्य सामाजिक संगठन ने भाग लिया। जिसमें आगामी 1 सितंबर को मनाए जाने वाले शहीद दिवस के अवसर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर खड़े होकर शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयोजन किया और मीटिंग का जो आयोजन किया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभारी हूँ। वास्तव में एक सोच निकल के आई है कि हम बगैर पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, राजनीति से हट करके, उसके ऊपर होके हम सभी दल मिलकर
सभी आंदोलनकारी मिल करके एक बढ़िया आयोजन करें, बढ़िया कार्यक्रम करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे 1 सितंबर को जो कांड हुआ था या जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का, कौन किस दल का है। एक सब ने अपना भागीदारी निभाई और बड़ी संख्या में, कम से कम 15-20 हज़ार की संख्या थी उस दिन। पूरा खटीमा रामलीला ग्राउंड से लेकर कंजाबाग चौराहे तक पूरा जुलूस था। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने, हमारी उसमें माता बहनें भी थी, हमारे माता शक्ति थी, हमारे युवा भाई थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे फौजी भाई थे, सभी भाइयों ने मिल करके उत्तराखंड आंदोलन की बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आज उसका परिणाम है कि हम उत्तराखंड में आज रह रहे हैं, उत्तराखंड में बना, उत्तराखंड में सांस ले रहे हैं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे कहाँ मुख्यमंत्री बनते, यूपी होता तो नहीं बनते, मैं विधायक नहीं बनता। उत्तराखंड में बनने के बाद हमको मौका मिला और हम विधायक बने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे दामी जी मुख्यमंत्री बनी है। ये सारी शुरुआत है वो खटीमा से हुई और खटीमा ने बहुत कुछ इस आंदोलन में झेला है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना, अपने सहयोगियों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति उस आंदोलन में दी, उनको भी नमन। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तहत 1 तारीख को जो उत्तराखंड शहीद दिवस है, उस पर हर साल उनकी बरसी के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक उससे नहीं बनाया जाता। ये सर्वदलीय जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हुए उनके परिवार के लोग और जो राज्य आंदोलनकारी के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी हैं, उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। तो उसी को लेकर आज ये मीटिंग थी और जो लोग कराते चले आ रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में कार्यक्रम होगा। और मैंने तो विशेष रूप से ये कहा है कि राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। पिछले 1-2 सालों से कुछ इसमें राजनीतिक वो आ रही थी और पिछले बार किसी की कमी थी, चाहे शासन प्रशासन की रही हो या मंच के लोगों से रही हो, विधायक जी की कुर्सी मान नहीं पड़ी थी, उसके खिलाफ मैंने आज बोला है और इनको याद दिलाई है कि विशेष अधिकार होता है विधायक का नगर के कार्यक्रमों में रहना और ये सरकारी कार्यक्रमों में रहना। ये सरकारी कार्यक्रम भी है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं और सभी अधिकारी इसमें जिले के मौजूद रहेंगे, तो ये सरकारी कार्यक्रम है। और इस बार अगर ये भूल हुई तो फिर हम लोग इसको आपत्ति करेंगे और विशेष अधिकार हनन का मामला विधायक के द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा और जो दोषी यहाँ अधिकारी रहेंगे उनके खिलाफ इस बार कार्रवाई करेंगे। एक मामले में हाईकोर्ट ने मनमुलका हिंसा के 50 आरोपियों को एक साथ जमानत दे दी है और इसकी वजह बनी पुलिस की लापरवाही। जिस चार्जशीट को 3 माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, पुलिस उसे 4 माह बीतने के बाद भी पेश नहीं कर सकी। बावजूद इसके निचली अदालत ने तो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी को एक साथ जमानत दे दी। इन 50 आरोपियों के साथ अब तक कुल 51 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मनमुलका हिंसा मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला मुकदमा नगर निगम की ओर से, दूसरा मनमुलका थाना और तीसरा तत्कालीन मुखानी थाना अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने दर्ज कराया था। इस मामले में 107 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। धाराओं के साथ UAPA भी लगाया था। इन तीनों मामलों की जांच सीओ रामनगर, सीओ भवाली और सीओ लालपुआ कर रहे थे। बता दें, नियम के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर पुलिस चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करनी होती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में UAPA लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में UAPA लगा था और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस तर्क को स्वीकार करते हुए कि जो एक्सटेंडेबल भले ही 180 डेज़ तक है, लेकिन इनको बेल देने का आधार मानते हुए इनको बेल प्रदान की गई है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, इसमें चार्जशीट ऑलरेडी इसमें तीनों केसेस में फाइल हो चुकी है, तीनों केसेस में दाखिल हो चुकी है और जैसे मैंने आपको बताया जो 180 डेज़ के भीतर इसमें तीनों केसेस में दाखिल हो चुकी थी। कुछ जो बिंदु इसमें आ रहे हैं कि FSL में देर से भेजा गया या कुछ विटनेस के जो है पर्याप्त संख्या में बयान नहीं लिए गए, तो एविडेंस जो किसी भी केस में होते हैं वो कई प्रकार के एविडेंस होते हैं। इसमें ओरल एविडेंस भी होते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस भी होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होते हैं। तो बाकी सब चीज़ों को इसमें इकट्ठा किया गया है और नेचुरली जो विपक्षी जो एडवोकेट्स होंगे, जो वकील होंगे, वो उस चीज़ को उठाएंगे जो कि उनको
फेवरेबल लगती है, उस हिसाब से ये काम किया गया है। बाकी अभी हम इस निर्णय का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और जो इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जांच में देर भी मानते हैं? क्या इतना बड़ा गंभीर मामला था? क्या कुछ लापरवाही भी मानते हैं जो इतना बड़ा मामला था और 50 लोगों को एक साथ, बड़े आरोपियों को एक साथ जमानत मिल जाती है? मैं इसमें लापरवाही नहीं मानूंगा अभी प्रथम दृष्टया, क्योंकि इस तीनों मुकदमों में मिलकर 100 से अधिक अभियुक्त थे इसमें, और 100 से अधिक अभियुक्तों के विरुद्ध पूरे एविडेंस इकट्ठे करना, फिर उनके खिलाफ साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट फाइल करना, तो ये काफ़ी बड़ा काम था। निश्चित रूप से ऐसे बड़े काम में समय लगना भी स्वाभाविक है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 8 बजे लोहाघाट के सोई गांव का एक युवक दिनेश चंद्र चौबे अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवम का उपचार कराने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन काफी देर तक बच्चे को उपचार न मिलने पर आक्रोशित युवक बच्चे सहित अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गया। दिनेश चंद्र ने अस्पताल स्टाफ पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब वे अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा तो किसी भी डॉक्टर व स्टाफ नर्स के द्वारा इमरजेंसी में भी उनके बच्चे का उपचार नहीं किया गया। आधे घंटे तक इन्हें इधर उधर दौड़ाया गया और ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। वहीं उन्होंने डीएम चंपावत सीएमओ से लोहाघाट अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने तथा आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कल से मेरे बच्चे को रात से बुखार और उल्टी दस्त हो रहे थे। सुबह हम हॉस्पिटल में आए तो इमरजेंसी में यहाँ पर कोई नहीं था। जैसे हॉस्पिटल के ओपीडी वो इमरजेंसी वार्ड में गए तो इमरजेंसी वार्ड में मैडम थी। मैडम ने कहा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट में पर्ची कटाओगे। पर्ची कटाने के बाद जो दूसरी शिफ्ट के लोग आते हैं वो देखेंगे। जैसे ही क्या कहते दूसरे शिफ्ट पर्ची कटा के मैं अंदर गया तो यहाँ कोई नहीं आया। 1-2-3 मैडमें घूम रही थी, उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ जाना है? उन्होंने कहा ओपीडी में बैठो। ओपीडी में बैठे तो वहाँ किसी से पूछा, उसने कहा मैडम ऊपर आ गई, साइन करने की होगी, वहाँ जाओ। वहाँ से ऐसे दौड़ाते रहे। लास्ट में मेरे को गुस्सा आया और मेरे मुंह से कुछ शायद ऐसे शब्द भी निकल गए इनके इमरजेंसी वार्ड में जाके, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया। लेकिन और उसके बाद इन्हें चिता मोबाइल बुला दिया है। चिता मोबाइल मुझसे एक सुनील कुमार है, एक चिता मोबाइल के, ये कह रहे हैं कि तू और तेरा बच्चा मर जा। डॉक्टर साहब इधर आओ, ये वाली बात कह रहा था। इनने कहा अभी मेरे से, ये तुम मर जाओ, नहीं तो दिखाना तो दिखाओ, नहीं तो मर जाओगे। अब मैं चाह रहा हूँ हॉस्पिटल में ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, ये सुधार क्यों नहीं हो रहा? और ये जो रात्रि में मैडम ड्यूटी में थी, ये इनसे मेरी इनसे एक ही बार इनसे बात हुई थी, उसके बाद ये वहाँ से नदारद हो गई। इन्हें कहा दूसरी मैडम है, उसी कमरे में चले गए, ये दूसरे कमरे में, और ये आए नहीं। मैं इधर से उधर मेरे पिताजी और मेरे बच्चे को लेकर घूमते रहे। यहाँ पर मांग है कि ये हॉस्पिटल की दशा सुधरे। ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब ये स्टाफ टाइम से क्यों नहीं जगह पर और इलाज क्यों नहीं करता, अपने टाइम से क्यों नहीं आता है? मैं मॉर्निंग इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। मैं 8 बजे के करीब 8 बजे आ गई थी। मैंने जो नाइट वाले स्टाफ है उनको बताया कि मेरी आज सुबह की ड्यूटी है। उसके बाद ये 8 बजे के करीब आए। मैंने इनसे बोला कि आप 10-15 मिनट रुक जाइए, तब तक जो ओपीडी का पर्चा वाला काउंटर है वो खुल जाएगा, तो इनका पर्चा बन जाएगा ताकि इनकी जांचें मुफ्त में हो सकें। क्योंकि जो हमारा इमरजेंसी का पर्चा होता है उसमें जांचें नहीं होती हैं, लेकिन जो ओपीडी का होता है उसमें मुफ्त की जांच हो जाती है। इसलिए मैंने इनसे बस बोला कि आप रुक जाइए 10-15 मिनट में, उसके बाद लिख दूंगी। उसके बाद ये पर्चा कटा के आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और ये कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आई। आप आके एक बार देख लीजिए, हमारा जो ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का जो ड्यूटी रूम है वो कहाँ पर है इनको पता नहीं लग रहा है। मैं वहाँ आराम करने गई तो इनको गलत लगता है, वो हमारा ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स का, आप वहाँ के देख लीजिए। और मैं कहाँ गई थी लगा रहे। इसके अलावा जो अंदर ओपीडी वाली डॉक्टर है वो भी आ चुकी है, आप चाहे तो देख लीजिए ना, अंदर 45 नंबर में गए। उसके बाद फिर हमने पुलिस को कॉल करा, वो पुलिस वाले आए। इन्होंने पुलिस वाले को बोला कि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। अब ये इल्जाम पुलिस वालों पे लगा रहे हैं कि आपने बोला है कि हमारे बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अंदर जो सिस्टर जी लोग हैं उनको गालियां दी। अब ऐसी गाली दी मैं नहीं देती तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी। इसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हारे बाप का अस्पताल है ये, तुम हमें जहर वाले इंजेक्शन दोगे, तुम तो हमें मार दोगे। अब आप ये बताइए इसके बाद हम क्या इनसे क्या वो करें? उपचार ना देने की बात सरासर गलत है। 8 बजे इमरजेंसी डॉक्टर यहाँ आ गए थे, लेकिन बच्चा ज्यादा सीरियस ना होने के कारण उसको ओपीडी में दिखाने की बात कहा गया था।
और ओपीडी का जब पर्चा काटे तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपीडी में किस कमरे में कहाँ जाना है, तो इस वजह से वो इधर उधर होते रहे और उसकी वजह से गालियां देखे गए, जो सरासर गलत है। आप गाली मत दीजिए, आप आते हो अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपका हर एक कमरा मॉर्निंग में खुला रहता है, कोई भी एक कमरे में आप चले जाइए, चाहे इंजेक्शन रूम हो, पर्ची काउंटर हो, डेंटल हो, मेरे कमरा है, कोई भी कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ऐसे गाली देने से जो काम करते हैं उनकी भी मनोबल खराब होता है, ये अच्छा माहौल नहीं बनता है। इस वजह से ये आरोप निराधार है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे हमारी डॉक्टर की तरफ से हो, मरीज की तरफ से हो, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि इलाज करने वाले डॉक्टर की मनोबल भी खराब होती है जब सामने वाला गाली देता है, तो गाली वगैरह मत। दुगाल खोला अल्मोड़ा में गौरा पार्वती और महेश्वर शिवजी महोत्सव 4 दिन से 7-8 गौरा महेश्वर दौड़ दुबड़ा व्रत महोत्सव का समापन भंडारे का प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी व निवर्तमान पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने गौरा महोत्सव का आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें अपनी परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं हमारी पुरातन संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों और कल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर डिग्री कॉलेज से लेकर एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में यह जुलूस निकाला गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा, राज्य के अंदर महिला अपराधों में घिरी हुई हैं, वहीं लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तक लोकतांत्रिक विषय उठाया, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाई कि महिलाओं के प्रति लगातार प्रदेश में किस प्रकार से हिंसा बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की स्वयं की रिपोर्ट ये बताती है 26% इसमें उछाल आया पिछले वर्ष में, और राज्य की सरकार ने आंखें मीच रखी है क्योंकि ज्यादातर जो लोग संलिप्त हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के विषय में मैंने सत्र में प्रश्न पूछा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि यही बता दीजिए बुलडोजर रिजॉर्ट पे किसने चलाया, बाकी बात छोड़ो आप। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब उनका नहीं आया। और उसके बाद जो नर्स के साथ यहाँ हुआ, जो हमारी बेटी के साथ आईएसबीटी में हुआ, जो हमारी बेटिया के साथ हरिद्वार में हुआ, उसका विरोध करने अगर रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय का घेराव और ये महान एसएसपी जिसके खिलाफ सदन के हर विपक्ष के सदस्य ने आवाज उठाई, ऐसा क्या सरकार का प्रेम है इस एसएसपी से, ये हमें नहीं समझ में आया। उन्होंने वहां पे जब लोकतांत्रिक अपना अधिकार का प्रयोग करके प्रदर्शन करा, कैसे जो पुरुष पुलिस है, कैसे पुरुषों ने हाथ लगाया महिलाओं को, कैसे लठ मारा। क्या ये राज्य की सरकार बन चुकी है ये कि इतने अहंकार में चल रही है, पैसे के दम पर, पैसे की धमक पर सारी व्यवस्थाएं भूल गई है, सारी परंपराओं को तार तार कर दिया, देवभूमि है ये। और मैं उन कप्तान साहब से विशेष कहना चाहता हूं कि आज सरकार का प्रेम अवश्य आपको बचा रहा है, लेकिन ये चीजें भूली नहीं जाएंगी। 25 साल की 30 साल की आपकी सेवा बची होगी, कांग्रेस की भी सरकार आएगी तब बताएंगे। इस समय हमारे समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। हमारे दशकों लग गए, 7, 8, 10 दशक के बाद आज कहीं पर महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान मिलने की स्थिति में महिलाएं पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने में बच रही है। इस चक्कर में, इसके चलते अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हमारे समाज की आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो कैसे हमारा समाज प्रगति करेगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसी संदर्भ में हमने आज एक प्रदर्शन हल्द्वानी में किया है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। पहले हमने अंकिता भंडारी प्रकरण को भी इसी प्रकार हमने सड़कों पर उठाया। आज क्योंकि तस्लीम जहां प्रकरण में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूर्व में जो अपराध महिलाओं के ऊपर हुए थे, अगर उन अपराधों पर ठोस कार्रवाई हुई होती तो आज शायद अपराधियों का मनोबल इतना हावी नहीं होता हमारे प्रदेश में। और हमारी बहनें जो आज जिनके साथ कृत्य हो रहे हैं, नृशंस हत्याकांड हो रहे हैं, शायद उन बहनों को बचाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई, उनको सुरक्षा का एहसास कराने की लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। जो मेरी बहन तस्लीम जहां के साथ जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, उसके लिए सीबीआई जांच के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं दे रही है। इसलिए और जो एसएसपी का कहना है कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो उससे यही क्वेश्चन है कि अगर उसने ठेका नहीं ले रखा तो उसने वर्दी क्यों पहन रखी है। और मैं, मेरा परिवार व मेरे परिचित जितने भी हैं, अपनी बहन, मेरी बहन तस्लीम जहां के लिए कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे इसका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कानून के किसी भी तरीके का उल्लंघन हो या फिर किसी भी तरीके का उल्लंघन करना नहीं, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हमें, और इसी रोज से हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। कोई भी इस चीज के लिए सीबीआई जांच नहीं बिठा रहा, और सीबीआई जांच जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारी मांगे यही है कि जो देश एवं पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के और बच्चियों के संग जो बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या का मामला दिन प्रतिदिन सामने बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और मतलब अपने प्रति वो सुरक्षित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब उनकी लड़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोगों को खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है और सरकार तो है ही। सरकार जहां एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, जब उसकी न्याय की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी हो जाती है और बहरी हो जाती है। जब हम कल इसी से ज्ञापन देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए रुद्रपुर का जब हम गए थे, तो वहीं किस पुलिस प्रशासन को ही देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने हम सभी महिलाओं को और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जी को जिस तरीके से बर्बरता का व्यवहार किया, उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वहाँ पे लेडीज पुलिस भी उपस्थित थी, लेकिन पुरुष पुलिस ने हम पे वार किया और सेफ्टी पिन का यूज किया, पिन चुबाई गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उनकी कठपुतली बनने का मतलब कठपुतली के जरिए काम कर रहा है, उनका झुंझुना जैसा बजा रहा है। और जबकि सरकार जानती है कि भाजपा सरकार के ही कार्यकर्ता और उनके ही पदाधिकारी बलात्कारियों के साथ मिले हुए होते हैं, उनके पदाधिकारी ही बलात्कारी होते हैं, तो उनको बचाने का कार्य कर रही होती है। उधमसिंह नगर जिले के किच्चा क्षेत्र में कांग्रेस एवं किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला दहन किया। किच्चा में कांग्रेसियों ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के पुतले के साथ जुलूस भी निकाला। बता दें, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने किच्चा के दीनदयाल चौक पर कंगना रनौत का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने कहा है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी कर अन्नदाता किसानों का अपमान किया है, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आप जैसे कि देख रहे हैं कि कंगना हमेशा ही किसानों के विरोधी रही है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी कर रही है। तो अब सरकार भी जो है, केंद्र सरकार भी अपना मुंह चुप करके बैठी हुई है, मुंह बंद करके बैठी हुई है। अब उन्हें चाहिए कि ये अब क्यों ऐसी बातें कर रही है। आगे इसको चंडीगढ़ जाना भूला नहीं है, चंडीगढ़ में पहले ही उसको प्रसाद मिला हुआ है, अब आगे और प्रसाद लेने की इच्छा है तो फिर और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रसाद देगा। तो हम तो न्याय चाहते हैं कि कोई भी किसान या किसी भी आदमी के लिए अब सब ना बोले, तो यही समाज में भलाई है, नहीं तो नहीं। सार्वजनिक रूप से माफ़ी की मांग कर रहे हो आप? माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए, बिल्कुल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत अलग बोली है, उल्टा सीधा बोल रही है। ये सब आतंकवादी नज़र आ रहे हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, वो आतंकवादी हैं क्या? वो अलगाववादी हैं क्या? सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल सदस्यता, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, सदस्यता रद्द होनी चाहिए उसको। अब मोदी जी को खुद ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं सिखों के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, अब कहाँ है साथ? सरेआम गाली दिलवा रहे हैं किसानों को। ये न्याय हमें चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, अदरवाइज़ किसान अपने बड़े क्षेत्र में लेकर जो है इसका आंदोलन करेंगे। भाजपा के सांसद जो आज अपने ही चादर में नहीं है, अपने चादर के बाहर पैर पसार रहे हैं। भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने किसानों के विरोध में अमर्यादित बयानों का प्रयोग किया है, उनको आतंकवादी बनाया गया और अनर्गल बयानबाजी दी है, जिसकी कांग्रेस किसान घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि वो देश से, किसानों से, देश की जनता से माफ़ी मांगे और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, ताकि देश के सांसद की मर्यादा बनी रहे। देखिए, 2 दिन पहले कंगना रावत सांसद जो है, इनका बयान आया था किसान आंदोलन में किसानों ने रेप किए और मर्डर किए, जो कि एक बहुत गलत बयान है। ये हाईकमान को सोचना चाहिए। इतने बड़े सांसद होते हुए इनको इस सीट पे आते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। किसान हम भी हैं भाई, हम भी नेता हैं, किसान भी हैं, लेकिन ऐसे बयान तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। आप नेता बन गए तो आप खुदा बन गए क्या? मेरा हाईकमान से ये इसी उसमें आज सांसद इनका कंगना रनौत का पुतला फूका गया, और मेरी साथ साथ हाईकमान से ये वो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमियों के मुंह पे लगाम लगानी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। रिपोर्ट दर्ज की मांग कर रहे हो उसके खिलाफ?
ये रिपोर्ट दर्ज की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं, हम तो कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हाईकमान करे, इनके हाईकमान करे ना, पार्टी हाईकमान को करनी चाहिए। हमारे तो करते हैं, हमारी पार्टी में कोई गलत होता तो बयान दिए, हाईकमान उस पर इंक्वायरी करता है, हाईकमान को इंक्वायरी करनी चाहिए। आप क्यों किसानों को बदनाम करते हैं? ये किसान कोई जाति तो है नहीं, किसान तो सारा पूरा हिंदुस्तान में किसान है, 75% किसान है, उसके बाद आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। बयान शर्मनाक है, बयान बहुत जबरदस्त शर्मनाक बयान है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरपुर के रहने वाले युवक ने अपने घर से कुछ दूरी पर बनी झोपड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि मृतक अंग्रेज पुत्र हरबंस ने अपने घर से कुछ दूरी पर जानवरों को बांधने के लिए बनाई गई झोपड़ी में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं अब अंग्रेज की मां जानवरों को देखने के लिए झोपड़ी में पहुंची तो देखा उनका बेटा फांसी पर झूल रहा है। चीख पुकार होने पर स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के अमरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बेस पर वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा हैंगिंग के माध्यम से प्रथम दृष्टया जो अभी तक लग रहा है कि हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड उन्होंने किया है, और बाकी सही कारणों को जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं इसमें, और परिजनों से भी इसके बारे में बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और जो भी पीएम रिपोर्ट में फैक्ट्स आते हैं और बाकी जो भी जानकारी में तथ्य आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उप जिला चिकित्सालय परिसर में धरना दिया गया, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन कापड़ी के साथ दर्जनों कार्यकर्ता बुधवार को अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी के बीच धरना दिया। विधायक कापड़ी ने कहा कि अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट समेत सब कुछ है, लेकिन सही तरीके से संचालन के अभाव में आम आदमी को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लैब की सुविधा होने के बावजूद शुगर की जांच बाहर से करानी पड़ रही है। निकासी के इंतजाम नहीं होने से एक दिन की बारिश के बाद 4 दिनों तक परिसर में पानी भरा रहता है। वहीं सीएमएस को 3 दिन सितारगंज का भी कार्यभार सौंपा गया है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारा ये कहना है कि खटीमा 100 बेड का अस्पताल है, जिसकी नींव पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने 2002 की कांग्रेस की सरकार में रखी थी। उसके लिए 1 करोड़ रुपए जारी किया था और 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर बनने की बात शुरुआत करी थी, और उसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार में इसका बजट बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और बड़ा अस्पताल बनाकर खड़ा किया हुआ है। और अस्पताल में आईसीयू भी है, एनआईसीयू भी है, एमआरआई मशीन भी है, सीटी स्कैन की मशीन भी है, ऑक्सीजन प्लांट भी है, लेकिन ना आईसीयू चल रहे हैं, ना एनआईसीयू चल रहे हैं। सीटी स्कैन की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर सीएमएस हैं उनको 3 दिन के लिए सितारगंज कर दिया, 3 दिन यहाँ। एमआरआई कराने के लिए कोई आता है, जाँचें कराने के लिए कोई आता है, तो लैब का हाल ये है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद शुगर तक की जांच के लिए वो लोग बाहर भेज देते हैं। लापरवाही बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों को दवाइयां भी यहाँ पर मुफ्त नहीं मिलती हैं। खुशियों की सवारी अगर आप देखेंगे तो आपसे मेरा निवेदन है कि पीछे जरूर जाएं। खुशियों की सवारी एक गाड़ी जिसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, पिछले 4-5 सालों से सड़ रही है, उसमें ड्राइवर तक नहीं है और महीने का 30-35 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 एम्बुलेंस हैं जो यहाँ पर सड़ रही हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है, वो चल नहीं रही है। तो अव्यवस्था फैली हुई है। आप ये पूरा ग्राउंड देखेंगे, इसके लिए एक ठेका हुआ है, वो ठेकेदार बड़े नेता हैं भाजपा के, तो वो जो है कि इसकी झाड़ियों को काटने तक का भी उनके पास समय नहीं है, या फिर बंदर बांट हो रही है, उसका भी पैसा कैसे निकल रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। अस्पताल में 1 दिन की बारिश होती है और 4 दिन तक पानी भरा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है, और न सर जो है कि इन्हें बाहर पानी को निकालने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है। बच्चों का डॉक्टर नहीं है, हम चाहते हैं वो डॉक्टर जल्द से जल्द आए और आईसीयू और एनआईसीयू शुरू हों। एमआरआई की मशीन है, वो एमआरआई की मशीन चले। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए की एमआरआई की मशीन में जो है खर्च हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और पैथोलॉजी वाले कुछ काम तो करें। जो है शुगर तक की जाँच के लिए आप समझिए बाहर भेज रहे हैं, तो कितने गंभीर है वो अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं के। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।